Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. Today we will discuss about Carnot's engine. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स का। हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्नो इंजन। दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल इंजन whose efficiency is 100%। यह वास्तव में एक आदर्श इंजन है या एक काल्पनिक इंजन है जिसकी दक्षता 100% होती है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वर्क डन ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन एंड फाइनली अबाउट कार्नोट्स इंजन। तो हम हमारे इस लेक्चर में विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ऊष्मा इंजन एवं अंत में कार्नो इंजन के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, work done during different processes। तो सबसे पहले विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब यहां पर उन प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। The process in which the heat remains constant is adiabatic process। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का मान नियत रहता है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इसका मतलब इस प्रोसेस में ना तो सराउंडिंग से हम हीट लेते हैं, न ही सराउंडिंग को हम हीट रिजेक्ट करते हैं। अर्थात इस प्रक्रम में न तो परिवेश से ऊष्मा ली जाती है तथा न ही परिवेश को ऊष्मा दी जाती है। सो इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यू मीन्स हीट या ऊष्मा। सो यहां पर ऊष्मा का मान नियत होगा। सो द चेंज इन हीट दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। अतः ऊष्मा में परिवर्तन 0 होगा। अब यहां पर हमको वर्क डन निकालना है, किया गया कार्य ज्ञात करना है। सिंस dw इक्वल टू pdv, so total work done will be w equal to integration v1 to v2 p dv। since in adiabatic process equation of state is pv raised to gamma equal to constant, जिसको हमने यहां पर k लिखा है। चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण pv raised to gamma equal to k होता है। Here gamma is cp upon cv। यहां गामा cp upon cv है। सो यहां से अगर प्रेशर की वैल्यू निकाले, दाब का मान निकाले, सो p इक्वल टू k अपॉन v रेज टू गामा। तो ये जो p की वैल्यू है
ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटीग्रेशन v1 टू v2 1 अपॉन v रेज़ टू गामा dv। क्योंकि के हमारा कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। अब 1 अपॉन v रेज़ टू गामा का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो x रेज़ टू n का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस v रेज़ टू गामा को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा v रेज़ टू माइनस गामा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, एंड के हमारा कांस्टेंट था जिसको हमने एज इट इज लिख दिया है, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज v1 टू v2। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम ये मान रहे हैं कि प्रोसेस हमारा v1 से v2 तक रन करता है। प्रक्रम हमारा आयतन v1 से आयतन v2 तक होता है। अब इसको सॉल्व करना है, लिमिट हमको रखनी है पहले v2 एंड देन v1। सो के अपॉन माइनस गामा प्लस 1, जिसको हमने 1 माइनस गामा लिख दिया है, एंड v रेज़ टू माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन v रेज़ टू गामा माइनस 1, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज v1 टू v2। नाउ इस v की जगह पहले हम v2 लिख देते हैं, एंड देन v को हम v1 से रिप्लेस कर देते हैं। सो w हो जाएगा k अपॉन 1 माइनस गामा, एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन v2 रेज़ टू गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन v1 रेज़ टू गामा माइनस 1। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी। सिंस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज pv रेज़ टू गामा इक्वल टू k, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण pv रेज़ टू गामा इक्वल टू k होता है, इट मीन्स p1 v1 रेज़ टू गामा इक्वल टू p2 v2 रेज़ टू गामा इक्वल टू k। तो अब इस k को हम अंदर लेके जाते हैं, तो जहां पर v2 है वहां पर k की जगह हम p2 v2 रेज़ टू गामा रखेंगे, एंड जहां पर v1 है वहां पर k की जगह हम p1 v1 रेज़ टू गामा रखेंगे। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा w इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये वाला जो एज इट इज लिख दिया है। अब ये k अंदर गया तो k यहां पर भी आएगा और k यहां पर भी आएगा, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में v2 है, इसलिए यहां पर k की जगह हम p2 v2 रेज़ टू गामा रखेंगे। तो ये हो गया p2 v2 रेज़ टू गामा अपॉन v2 रेज़ टू गामा माइनस 1 माइनस ये वाला माइनस एज इट इज, ये के अंदर गया तो के यहां पर भी आएगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में v1 है, इसलिए यहां पर जो के आएगा उस के की जगह आप p1 v1 रेज़ टू गामा रखोगे, तो ये हो जाएगा p1 v1 रेज़ टू गामा अपॉन v1 रेज़ टू गामा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इस v2 को ऊपर लेके जाते हैं। सो v2 की पावर गामा है, और यहां से ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1। इसका मतलब ये हमारा रह जाएगा p2 v2। इसी टाइप से यहां पर बचेगा p1 v1। सो w इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा,
P2V2 minus P1V1. Now, ideal gas equation is PV equal to RT. आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू RT. तो जहां पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, वहां पर हम टेम्परेचर T2 मान लेते हैं. एंड जहां पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, वहां पर टेम्परेचर हम T1 मानते हैं. तो जहां पर दाब P2, आयतन V2, वहां हम ताप T2 मानते हैं. एवं जहां पर दाब P1, आयतन V1, वहां हम ताप T1 मानते हैं. सो PV इक्वल टू RT होता है. इसलिए P1V1 इक्वल टू RT1 एंड P2V2 इक्वल टू RT2. क्योंकि R हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने R1 एंड R2 नहीं लिखा है. सो यहां पर P1V1 की जगह RT1 एंड यहां पर P2V2 की जगह हम RT2 रख देते हैं. तो जैसे ये वैल्यूज यहां पर रखोगे, R हमारा कॉमन आ जाएगा एंड वर्क डन या कार्य का मान हमें मिलेगा W इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1. अब यहां से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं और इसको हम गामा -1 कर देते हैं. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वर्क डन आ जाएगा. सो W आ जाएगा R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2. So this will be the work done during adiabatic process. तो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य W इक्वल टू R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 होगा. Now next, work done during an isothermal process. समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य. अब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है. समतापीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें ताप का मान नियत रहता है. So, the process in which the temperature remains constant is isothermal process. वह प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहता है समतापीय प्रक्रम कहलाता है. It means in this process T equal to constant, where T is absolute temperature, और डेल्टा T इक्वल टू 0. अतः समतापीय प्रक्रम में T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां T परम ताप है या चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन डेल्टा T इक्वल टू 0. नाउ वर्क डन निकालना है, किया गया कार्य निकालना है. So dW equal to PdV. So W equal to integration V1 to V2 PdV. Now आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखें, समतापीय प्रक्रम के लिए यदि अवस्था समीकरण लिखें, तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू RT. यहां से P निकालो तो P इक्वल टू RT अपॉन V. तो इस P की जगह हम RT अपॉन V रख देते हैं. R गैस कांस्टेंट एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, यह समतापीय प्रक्रम है, इसलिए T भी हमारा कांस्टेंट होगा. इसलिए ये RT पूरा कांस्टेंट होगा जिसको
इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। सो W इक्वल टू आर टी इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 अपॉन V dV। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, सो 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन log V हो जाएगा। सो दिस विल बी आर टी ln V। ln का मतलब नेचुरल लॉग या लॉग बेस E, तो या तो लॉग बेस E लिखो या ln लिखो, दोनों सेम है। सो आर टी लॉग V बेस E लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन V1 टू V2। तो पहले हम V को V2 से रिप्लेस करते हैं एंड देन V को V1 से रिप्लेस करते हैं। सो ये आ जाएगा आर टी ln V2 माइनस ln V1। अब log m माइनस log n log m अपॉन n होता है, सो ये हो जाएगा log बेस E V2 अपॉन V1 और ln V2 अपॉन V1। सो W इक्वल टू आर टी ln V2 अपॉन V1। अब ये जो log बेस E है, इसको अगर log बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ये W हो जाएगा 2.303 आर टी log V2 अपॉन V1 बेस 10। सो बेस E को बेस 10 में चेंज करने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबारिक प्रोसेस। समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य। Isobaric process is a process in which pressure remains constant. समदाबीय प्रक्रम वह प्रक्रम होगा जिसमें निकाय का दाब नियत रहता है। So, a process in which the pressure remains constant is isobaric process. ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत रहता है समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। सो इन दिस प्रोसेस P इक्वल टू कॉन्स्टेंट और डेल्टा P इक्वल टू 0। तो इस प्रक्रम में दाब P का मान नियत होगा, सो चेंज इन प्रेशर या दाब में परिवर्तन शून्य होगा। अब वर्क डन हम निकालते हैं। सो dW इक्वल टू PdV और W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। सिंस इन आइसोबारिक प्रोसेस P इज कांस्टेंट, तो P को हमने बाहर ले लिया है एंड 1 का इंटीग्रेशन V के रेस्पेक्ट में V आ जाएगा एंड लिमिट V1 टू V2, से आ जाएगा V2 माइनस V1। सो समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य या वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस विल बी W इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। Now, work done during an isochoric process. सब आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य। Isochoric process is a process in which the volume remains constant. सब आयतनिक प्रक्रम वह प्रक्रम होगा जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है। So, the process in which
the volume remains constant is isochoric process. वह प्रक्रम जिसमें आयतन नियत रहता है सब आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। सो वर्क डन निकालोगे, सो v हमारा कांस्टेंट है, आयतन नियत है, सो चेंज इन वॉल्यूम या आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला है dw इक्वल टू पी डीवी। सो dv हमारा 0 है, इट मीन्स dw इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 0। सो किया गया कार्य शून्य होगा। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is one which can be retraced in opposite order by slightly changing the external conditions. उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें बाह्य शर्तों को थोड़ा सा परिवर्तित करके उसे विपरीत दिशा में चलाया जा सकता है। The working substance in the reversible process passes through all the stages as in the direct process in such a way that all changes occurring in the direct process are exactly repeated in the opposite order and in inverse sense, and no changes are left in any of the bodies participating in the process or in the surroundings. तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिन अवस्थाओं से वह सीधे प्रक्रम के दौरान गुजरा था, एवं वस्तु एवं परिवेश के मध्य कोई भी परिवर्तन नहीं बचता है। इसका मतलब अगर एक पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है और यहां से इस रूट के थ्रू हम यहां तक पहुंच रहे हैं, तो अगर हम कंडीशन को रिवर्स करें, शर्तों को उल्टा कर दें, तो यहां से वापस यहां तक पहुंचने में हम ये वाला पथ ही फॉलो करेंगे, ये वाला रूट ही फॉलो करेंगे और इस ड्यूरेशन में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो डायरेक्ट प्रोसेस में चेंज हुआ था, सेम चेंज यहां पर वापस इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब अगर बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, उस ग्रेविटी को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लूड कर दें तो बॉल वापस हमारी नीचे से ऊपर चली जाएगी और कोई भी चेंज नहीं होगा। The process which cannot be retraced in the opposite order by
reversing the controlling factors are known as irreversible process। वह प्रक्रम जिसको नियंत्रणकारी घटकों को विपरीत दिशा में आरोपित करने पर भी प्रक्रम पुनः उल्टी दिशा से नहीं गुजरता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। नाउ कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता की शर्त। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हमारी कंडीशन होंगी, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो शर्तें आवश्यक है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल चेंज मस्ट नॉट लूज हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और बाय ओवरकमिंग फ्रिक्शन। उत्क्रमणीय परिवर्तन में प्रयुक्त पदार्थ चालन, संवहन, विकिरण या घर्षण के द्वारा किसी भी प्रकार ऊष्मा का ह्रास नहीं करना चाहिए। तो हीट आपकी न तो कंडक्शन के थ्रू लॉस होगी, न कन्वेक्शन के थ्रू लॉस होगी, न रेडिएशन के थ्रू लॉस होगी और न ही फ्रिक्शन के थ्रू लॉस होगी। तो ऊष्मा का ह्रास न तो चालन द्वारा होगा, न संवहन द्वारा होगा, न विकिरण द्वारा होगा एवं न ही घर्षण द्वारा होगा। The change in the pressure and volume of the working substance must take at an infinitely slow rate so that when the substance is receiving heat, its temperature differs from the hotter body by only an infinitesimal amount। तो कार्यकारी पदार्थ के दाब एवं आयतन में परिवर्तन अत्यंत धीमी दर से होना चाहिए, जिससे कि जब पदार्थ गर्म वस्तु से ऊष्मा प्राप्त करता है तो इसके ताप में परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। सो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इट मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज इनफाइनेटली स्मॉल होना चाहिए, अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। एंड व्हेन इट इज लॉसिंग हीट, द टेम्परेचर अगेन डिफर्स बाय एन इनफाइनेटेसिमल स्मॉल अमाउंट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी। इसी प्रकार जब यह ऊष्मा का ह्रास करता है तो इसके ताप में अंतर ठंडी वस्तु की तुलना में अनंत सूक्ष्म होना चाहिए। तो जब ये हीट गेन कर रहा था, जब यह ऊष्मा को ग्रहण कर रहा था, कौन? सब्सटेंस या पदार्थ, तो उस केस में
इसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा था, ताप में वृद्धि हो रही थी, वह वृद्धि हॉट बॉडी की कंपैरिजन में अनंत सूक्ष्म होनी चाहिए, गर्म वस्तु की तुलना में अनंत सूक्ष्म होनी चाहिए। इसी टाइप से जब सब्सटेंस हमारा हीट लॉस करता है, पदार्थ ऊष्मा का ह्रास करता है, तो इसका टेम्परेचर कोल्ड बॉडी के कंपैरिजन में बहुत कम चेंज होना चाहिए। तो इसका ताप ठंडी वस्तु के ताप की तुलना में अत्यंत कम परिवर्तित होना चाहिए। इसका मतलब हॉट बॉडी एंड सब्सटेंस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए एंड कोल्ड बॉडी एंड सब्सटेंस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। Thus, all reversible process must take place at infinitely slow rate. इस प्रकार सभी उत्क्रमणीय प्रक्रम अनंत सूक्ष्म दर से चलने चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है, इनके कंप्लीट होने में इन्फिनिटिव टाइम लगेगा, इनके पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा। नाउ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन या ऊष्मीय इंजन, any device which converts heat into mechanical work continuously is called a heat engine. कोई भी युक्ति जो ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। सो वह युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में सतत रूप से परिवर्तित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। सो डिवाइस which converts heat into mechanical work continuously is known as heat engine. A heat engine has three essential requirements. या एक ऊष्मा इंजन के तीन आवश्यक भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सोर्स या स्रोत। A hot body at a fixed high temperature from which any amount of heat can be drawn is source. एक गर्म वस्तु जो एक उच्च नियत ताप T1 पर होती है तथा जिसमें से कितनी भी मात्रा में ऊष्मा ली जा सकती है, स्रोत कहलाती है। तो सोर्स से आप कितनी भी हीट लो, कितनी भी ऊष्मा लो, इसका ताप परिवर्तित नहीं होता है। सेकंड, सिंक। A cold body at a fixed lower temperature T2 to which any amount of heat can be rejected. सिंक एक ठंडी वस्तु है जो एक नियत निम्न ताप T2 पर होती है तथा इसको कितनी ही मात्रा में ऊष्मा दी जाए, इसका ताप परिवर्तित नहीं होता है। So any amount of heat can be rejected to the sink, but its temperature does not change. तो सोर्स से आप कितनी भी हीट लो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एंड सिंक को आप कितनी भी हीट प्रोवाइड करो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड,
वर्किंग सब्सटेंस या कार्यकारी पदार्थ, द मटेरियल which on being supplied with heat perform mechanical work। कार्यकारी पदार्थ वह पदार्थ है जिसे ऊष्मा प्रदान करने पर यह यांत्रिक कार्य करता है। तो कैसे करेगा यह हम आगे लेंगे। Thus, in a heat engine, the working substance takes heat from the source, converts a part of it into mechanical work, gives out the rest to the sink, and returns to its initial state। अतः ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेता है, उसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है एवं बची हुई ऊष्मा सिंक को देता है एवं स्वयं पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो एक सोर्स है, एक सिंक है। वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट लेगा और सिंक को रिजेक्ट करेगा। कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेगा, सिंक को रिजेक्ट करेगा एंड इन दोनों की जो हीट का डिफरेंस है, इन दोनों की ऊष्मा का जो अंतर है वह कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक हीट इंजन दिखाया है। इसमें यह हमारा सोर्स है, स्रोत है जो हाई टेम्परेचर T1 पर है, उच्च ताप T1 पर है। यह हमारा सिंक हमारा लोअर टेम्परेचर T2 पर है, निम्न ताप T2 पर है। यह हमारा साइकिल या वर्किंग सब्सटेंस है। ये जो कार्यकारी पदार्थ है ये सोर्स से Q1 हीट लेता है, स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, सिंक को Q2 हीट रिजेक्ट करता है, सिंक को Q2 ऊष्मा देता है एवं इन दोनों ऊष्माओं के अंतर को कार्य में परिवर्तित करता है। सो वर्क डन W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो हमारा कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। So W equal to Q1 minus Q2. Work done by the heat engine is Q1 minus Q2. तो कितनी हीट इसने सोर्स से ली है, कितनी हीट इसने सिंक को रिजेक्ट की है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा कार्य होगा, वर्क होगा। नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन की दक्षता। अब एफिशिएंसी क्या होती है? आपने सोर्स से कितनी हीट ली है और उस हीट का कितना पार्ट आपने वर्क में चेंज किया है। स्रोत से आपने कितनी ऊष्मा ली है और उस ऊष्मा का कितना भाग आपने कार्य में परिवर्तित किया है, वो हमारा एफिशिएंसी होगा, दक्षता होगा। सो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, किया गया कार्य एवं ली गई ऊष्मा का अनुपात दक्षता कहलाता है। सो द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ऊष्मा इंजन द्वारा किए गए कार्य एवं उसके द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा के अनुपात को दक्षता कहते हैं। और अगर इसको हमको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है
तो इंटू 100 कर देंगे। सो वर्क आउटपुट या किया गया कार्य हमारा W है, हीट इनपुट हमारी Q1 है, सो ईटा हो जाएगा W अपॉन Q1। अब इस W की जगह हम Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, सो ईटा होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इस Q1 से इस Q1 को भी डिवाइड करो और इस Q2 को भी डिवाइड करो, सो ईटा हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। नाउ इफ Q2 इक्वल टू 0, यदि सिंक को दी गई ऊष्मा शून्य हो, मीन्स कोई भी हीट हम सिंक को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऊष्मा हम सिंक को नहीं दे रहे हैं, तो अगर Q2 हमारा 0 होगा तो ईटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ईटा इक्वल टू 1 का मतलब 100%। तो यदि सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दी जाए तो इंजन की दक्षता 100% होगी। सो इफ नो हीट इज गिवन टू द सिंक, देन द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन विल बी 100%। नाउ कार्नोट्स इंजन और कार्नोट्स साइकिल। सो कार्नो इंजन एवं कार्नो चक्र। नाउ कार्नोट्स इंजन, अभी हमने कार्नोट्स इंजन दिखाया है, यहां पर एक सिलेंडर एंड पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन और ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर का बेस हमारा कंडक्टिंग है, इस बेलन का आधार चालक पदार्थ से निर्मित है, यह हमारा हीट सोर्स या ऊष्मा स्रोत, ये हीट सिंक या ऊष्मा सिंक। तो सोर्स या स्रोत हमारा हाई टेम्परेचर T1 पर है, उच्च ताप T1 पर है, जबकि सिंक लो टेम्परेचर T2 पर है, सिंक निम्न ताप T2 पर है। अब ये जो सोर्स है, इसकी सारी वॉल हमारी परफेक्टली इंसुलेटिंग है, सारी दीवारें कुचालक पदार्थ से निर्मित है, जबकि इसका टॉप कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, इसका ऊपर वाला भाग चालक पदार्थ से निर्मित है। सेम चीज हमारी सिंक में है, ये पूरा हमारा इंसुलेटर या कुचालक है, और ये हमारा कंडक्टिंग टॉप या इसका ऊपर वाला भाग चालक पदार्थ से निर्मित है, और ये हमारा परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड या परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेट। तो ये जो स्टैंड है या ये जो प्लेट है, ये पूर्णतः कुचालक पदार्थ से निर्मित है। तो हमने कार्नोट इंजन को दिखा दिया है। अ कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ, एक कार्नो इंजन में होते हैं, फर्स्ट हमारा सिलेंडर या बेलन, अ सिलेंडर विथ perfectly non-conducting walls but perfectly conducting base containing air as the working substance and fitted with a perfectly insulating and frictionless piston। एक बेलन की दीवारें पूर्णतः कुचालक पदार्थ से निर्मित होती हैं, जबकि इसका आधार पूर्णतः चालक पदार्थ से निर्मित होता है। इस बेलन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में वायु भरी जाती है। बेलन में एक पूर्णतः कुचालक एवं घर्षण रहित पिस्टन होता है। कि हमारा पिस्टन है जो परफेक्टली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस है, जो पूर्णतः कुचालक एवं घर्षण रहित है।
सेकंड हमारा सोर्स या स्रोत। सोर्स, इट इज अ हॉट बॉडी of infinitely large heat capacity maintained at a constant high temperature T1। स्रोत एक गर्म वस्तु है जिसका उच्च ताप T1 नियत रहता है एवं इसकी ऊष्मा चालकता अनंत होती है या बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है सिंक, अ कोल्ड बॉडी ऑफ infinitely large heat capacity maintained at a lower constant temperature T2। सिंक एक ठंडी वस्तु है जिसकी ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है एवं यह निम्न नियत ताप T2 पर होती है। तो सोर्स हमारी हॉट बॉडी है, स्रोत हमारा गर्म वस्तु है, वेयर सिंक इज कोल्ड बॉडी, सिंक ठंडी वस्तु है। थर्ड हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड या कुचालक स्टैंड। इट इज अ परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड ऑन विच द सिलेंडर कैन बी प्लेस्ड। यह पूर्णतः कुचालक स्टैंड होता है जिस पर बेलन या सिलेंडर रखा जा सकता है। तो पहले हम इस सिलेंडर को सोर्स पर रखेंगे, फिर सोर्स से हटाकर स्टैंड पर रखेंगे, फिर स्टैंड से हटाकर सिंक पर रखेंगे और फिर सिंक से हटाकर वापस सोर्स पर रखेंगे। इस टाइप से यह काम हमारा चलता रहेगा, यह प्रक्रम हमारा जारी रहेगा। The cylinder may be placed on any of the three bodies, source, sink and stand, and may be removed from one to another without any friction and can do work। सिलेंडर को स्रोत, सिंक तथा स्टैंड में से किसी भी वस्तु पर रखा जा सकता है एवं इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बिना किसी घर्षण के प्रतिस्थापित किया जा सकता है एवं इस दौरान कार्य संपन्न होता है। तो वर्क कैसे होगा वो अभी हम लेंगे। The working substance is subjected to a cycle of 4 operations consisting of 2 isothermals and 2 adiabatics। Such a cycle of 4 operation is known as Carnot's cycle। कार्यकारी पदार्थ एक पूर्ण चक्र में 4 प्रक्रमों से गुजरता है जिनमें 2 प्रक्रम समतापीय होते हैं एवं 2 रुद्धोष्म होते हैं। इस प्रकार के 4 प्रक्रमों से निर्मित चक्र कार्नो चक्र कहलाता है। तो 4 ऑपरेशंस होंगे जिसमें से 2 आइसोथर्मल होंगे, 2 एडियाबैटिक होंगे। तो 4 प्रक्रम होंगे जिनमें 2 समतापीय एवं 2 रुद्धोष्म प्रक्रम होंगे। और ये जो साइकिल है जिसमें 4 ऑपरेशंस है ये हमारा कार्नोट साइकिल होगा। यह जो चक्र है जिसमें 4 प्रक्रम है यह हमारा कार्नो चक्र होगा। दिस साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन द पीवी डायग्राम। यह चक्र पीवी वक्र से दर्शाया जाता है या पीवी चित्र से दर्शाया जाता है। तो हमारे कार्नोट साइकिल है जिसमें ए से बी हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन,
बी से सी एडियाबैटिक एक्सपांशन, सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड डी टू ए एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ए से बी समतापीय प्रसरण, बी से सी रुद्धोष्म प्रसरण, सी से डी समतापीय संपीड़न एंड डी से ए रुद्धोष्म संपीड़न होगा। तो यहां पर वॉल्यूम एंड यहां पर हमने प्रेशर लिया है, यहां पर आयतन और यहां पर हमने दाब लिया है। तो ये जो साइकिल है या ये जो चक्र है ये हमारा कार्नोट साइकिल है, कार्नोट चक्र है। लेट द सिलेंडर contains 1 gram mole of the working substance and its original condition is represented by A, whose pressure is P1 and volume is V1। माना सिलेंडर में 1 ग्राम मोल कार्यकारी पदार्थ भरा है एवं इसकी वास्तविक अवस्था हमने बिंदु ए से दर्शाई है। तो ए का प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, इस बी का प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, सी का प्रेशर P3 वॉल्यूम V3 एंड डी का प्रेशर P4 वॉल्यूम V4 है। तो ए P1 V1, बी P2 V2, सी P3 V3 एंड डी P4 V4। नाउ फर्स्ट है हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन, समतापीय प्रसरण। कि हमारा हीट सोर्स है, ऊष्मा स्रोत है जो कि हाई टेम्परेचर T1 पर है। इसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा है। अब क्या करते हैं, ये जो सोर्स है, ये जो स्रोत है, यहां से वर्किंग सब्सटेंस हीट लेता है तो स्रोत से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा लेता है। तो हीट वर्किंग सब्सटेंस लेगा, इसलिए पिस्टन हमारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसमें जो गैस भरी है ये गैस एक्सपांड होगी, गैस हमारी प्रसरित होगी। अब यहां पर ये सारी दीवार हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हुई है, पूर्णतः कुचालक दीवारें हैं। तो गैस हमारी एक्सपांड हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, पर गैस एक्सपांड हो रही है इसका मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पहले वॉल्यूम इसका V1 है, अब इसका वॉल्यूम V2 हो गया है। तो गैस तब तक एक्सपांड होती है जब तक कि पॉइंट A से पॉइंट B तक नहीं चली जाती। तो गैस का आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, दाब P1 से घटके P2 हो जाता है, पर इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, ताप हमारा नियत रहता है। नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स and maintains at temperature T1 and allows the substance to expand isothermally until it reaches to a point B, जिसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। अब सिलेंडर को स्रोत के ऊपर रखा जाता है एवं इसका ताप T1 नियत रखा जाता है एवं कार्यकारी पदार्थ को समतापीय रूप से प्रसरित होने दिया जाता है जब तक कि यह बिंदु B तक नहीं पहुंच जाता। तो इस ड्यूरेशन में वॉल्यूम हमारा V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा एंड प्रेशर हमारा P1 से घट के P2 हो जाएगा, पर टेम्परेचर हमारा T1 कांस्टेंट रहेगा। सो इस दौरान आयतन V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, दाब P1 से घटके P2 हो जाता है, जबकि ताप
T1 पर नियत बना रहता है। तो हमारा साइकिल है। सो ए से बी तक हम गए हैं। यहां पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और यहां पर प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है T1। सो ए भी हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है, समतापीय प्रसरण है, समतापीय प्रसार है। लेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बी Q1। माना इस दौरान कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये सोर्स से Q1 हीट ले रहा है, Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 ऊष्मा का अवशोषण करता है। सो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन A to B। सो A से B प्रसरण के दौरान किया गया कार्य। सो W1 इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 to V2 P dV। सो P की वैल्यू निकालोगे, सो R T1 अपॉन V, क्योंकि PV इक्वल टू RT होता है। तो इस P की जगह हम R T1 अपॉन V रख देते हैं। सो R T1 हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन V1 to V2 1 अपॉन V dV, क्योंकि R गैस कांस्टेंट है एंड ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, समतापीय प्रसार है, इसलिए T1 हमारा कांस्टेंट होगा एंड 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन log V। सो W1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू R T1 log V एंड लिमिट क्या आएगी V1 से V2। सो लिमिट रखोगे तो ये बन जाएगा log V2 माइनस log V1 एंड log V2 माइनस log V1 क्या हो जाएगा log V2 अपॉन V1। सो W1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू R T1 log V2 अपॉन V1। ln का मतलब नेचुरल लॉग या लॉग बेस E। अब वर्क हमारा पीवी डायग्राम का एरिया होता है, तो एरिया के टर्म्स में निकालो तो क्या आएगा ए बी, ए से बी तक गए हैं। सो ए बी एफ एच ए। सो एरिया ऑफ कर्व ए बी एफ एच ए। सो एरिया ऑफ ए बी एफ एच ए। नाउ नेक्स्ट एडियाबैटिक एक्सपांशन या रुद्धोष्म प्रसार। अब ये हमारे हीट सोर्स था, इसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा हुआ था। अब सिलेंडर को हम सोर्स से हटा देते हैं और इसको परफेक्टली इंसुलेटिंग प्लेट पर रखते हैं, पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। अब गैस हमारी एक्सपांड हो रही थी, गैस का प्रसार हो रहा था। अब ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन ने मोमेंटम गेन किया है, संवेग ग्रहण किया है, तो इस मोमेंटम के कारण ये अभी भी एक्सपांड होता रहेगा, अभी भी गैस हमारी एक्सपांड होगी, गैस का प्रसार होगा। पर इस केस में क्योंकि यहां पर परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है, इसलिए न तो हीट बाहर निकलेगी और न ही हीट अंदर आएगी। तो न तो कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा लेता है एवं न ही कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा देता है। तो ये जो एक्सपांशन होगा, ये जो प्रसार होगा, ये जो प्रसरण होगा, ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। Now, cylinder is removed from the source and is placed it on the insulating stand and allowed it to expand adiabatically until it
रीचेस टू पॉइंट सी, जिसका प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है। अब सिलेंडर को स्रोत से हटाकर पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है एवं गैस को या कार्यकारी पदार्थ को बिंदु C आने तक ऋतोष्म रूप से प्रसरित होने दिया जाता है। तो वर्किंग सब्सटेंस, ये गैस हमारी अभी भी एक्सपांड हो रही है और ये जो एक्सपांशन होगा, ये जो प्रसार होगा, ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, ऋतोष्म प्रसार होगा। तो पहले हम पॉइंट बी तक पहुंचे थे, अब बी से सी तक आ जाएंगे। तो ये जो बी से सी एक्सपांशन है, ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन है, ऋतोष्म प्रसार है। यहां पर कोऑर्डिनेट P2 V2, यहां पर कोऑर्डिनेट P3 V3। यहां पर ना तो हम हीट लेंगे ना हीट देंगे, पर गैस फिर भी एक्सपांड हो रही है। इसका मतलब टेम्परेचर गैस का रिड्यूस हो जाएगा, गैस का ताप कम हो जाएगा। तो गैस हमारी T1 से घटकर T2 ताप पर आ जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द स्टैंड एंड द सिलेंडर। इस दौरान स्टैंड एवं बेलन के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। When gas allowed to expand adiabatically, its temperature falls from T1 to T2 and T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। जब गैस ऋतोष्म रूप से प्रसारित होती है तो इसका ताप T1 से घटकर T2 हो जाता है एंड T2 सिंक का ताप है। अब हम बी से सी आए हैं, यहां पर हमको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, किया गया कार्य निकालना है। सो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन बीसी, बीसी प्रसार के दौरान किया गया कार्य। सो W2 इक्वल टू इंटीग्रेशन V2 टू V3 PdV एंड एडियाबैटिक गैस इक्वेशन है, ऋतोष्म अवस्था समीकरण है PV रेस टू गामा इक्वल टू K। तो P की वैल्यू आ जाएगी K अपॉन V रेस टू गामा, जो हम यहां पर रख देते हैं। सो K इंटीग्रेशन V2 टू V3 1 अपॉन V रेस टू गामा dV, इसका इंटीग्रेशन करो। सो K 1 अपॉन V रेस टू गामा का इंटीग्रेशन V रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन V2 टू V3। अब लिमिट हम रख देते हैं। सो K अपॉन 1 माइनस गामा, V की जगह पहले हमने V3 रखा, फिर V की जगह V2 रखा, तो ये हो गया 1 अपॉन V3 रेस टू गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1। बट एडियाबैटिक गैस इक्वेशन है हमारी PV रेस टू गामा इक्वल टू K, तो ये हो जाएगा P2 V2 रेस टू गामा इक्वल टू P3 V3 रेस टू गामा इक्वल टू K। तो जैसे इस K को अंदर लेके आओगे, यहां पर K की जगह P3 V3 रेस टू गामा और यहां पर K की जगह P2 V2 रेस टू गामा। सो W2 हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा P3 V3 रेस टू गामा अपॉन V3 रेस टू गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 रेस टू गामा अपॉन V2 रेस टू गामा माइनस 1। और इसको सोल्व करोगे तो ये P3 V3 और इसको सोल्व करोगे तो P2 V2। सो W2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P3 V3 माइनस P2 V2। अब यहां पर प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 एंड टेम्परेचर यहां पर T2 है।
सो P3 V3 इक्वल टू R T2। यहां पर प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T1 है, तो यहां के लिए P2 V2 इक्वल टू R T1। सो ये हमारा अभी हमने निकाला था, ये हमारी साइकिल थी। P2 V2 इक्वल टू R T1 आएगा एंड P3 V3 इक्वल टू R T2। तो यहां पर R T2 और यहां पर R T1 रख देते हैं, तो R हमारा कॉमन आ जाएगा। सो W2 इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा W2 इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांशन BC। और एरिया की फॉर्म में निकालो, ये क्षेत्रफल के रूप में निकाले, तो वो क्या आएगा, एरिया ऑफ BC EFB। सो वक्र BC EFB का क्षेत्रफल, सो एरिया ऑफ BC EFB। नाउ थर्ड ऑपरेशन है आइसोथर्मल कंप्रेशन, समतापीय संपीड़न। अब ये हमारा परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड था, इसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा हुआ था। अब सिलेंडर को स्टैंड से हटा देते हैं और इसको सिंक के ऊपर रखते हैं। तो अब क्या होगा, यहां पर हमने गैस भरी हुई है, अब पिस्टन को हम प्रेस करते हैं, पिस्टन को संपीड़ित करते हैं, पिस्टन को कंप्रेस करते हैं, तो ये गैस अपनी हीट सिंक को रिजेक्ट करेगी, तो यहां पर समतापीय संपीड़न होगा, क्योंकि हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ताप का मान नियत बना रहेगा। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम स्टैंड and placed it on the sink and compressed the gas so that its pressure reaches to P4 and volume become V4, that is it reaches to point D। अब सिलेंडर को स्टैंड से हटा दिया जाता है एवं इसे सिंक पर रखा जाता है एवं गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिससे कि गैस का दाब P4 हो जाता है, आयतन V4 हो जाता है, अर्थात गैस का संपीड़न तब तक किया जाता है जब तक कि यह बिंदु D तक नहीं पहुंच जाता। ड्यूरिंग दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन T2। इस दौरान गैस का ताप T2 बना रहता है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर अभी भी T2 है एंड C से D तक हम जा रहे हैं, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, या यहां समतापीय संपीड़न है। इस पॉइंट D के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P4 वॉल्यूम V4, तो D के संगत दाब P4 है, आयतन V4 है। If the heat rejected from gas to sink during this process is Q2, माना इस दौरान गैस द्वारा सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 है। So work done during compression CD, संपीड़न CD के दौरान किया गया कार्य। So W3 equal to Q2 integration V3 to V4 PdV, and यहां पर हमने वर्क निकाला था W1 equal to Q1 equal to RT1 log V2 upon V1। इसका मतलब इसका हो जाएगा V2 की जगह V4 एंड V1 की जगह V3।
सो आर टी टू लॉग V4 अपॉन V3, या फिर इसको हमने उल्टा लिख दिया है, सो माइनस आर टी टू लॉग V3 अपॉन V4। एंड एरिया की टर्म्स में निकालो या क्षेत्रफल के रूप में निकाले तो वो होगा एरिया ऑफ सी डी जी ई सी। सो एरिया ऑफ सी डी जी ई सी, सो वक्र सी डी जी ई सी का क्षेत्रफल। ना लास्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये हमारा सिंक, इसके ऊपर हमने सिलेंडर रखा था। अब सिलेंडर को हम सिंक से हटा देते हैं एंड वापस स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो इस केस में ना तो हीट सब्सटेंस लेगा और न ही हीट रिजेक्ट करेगा, पर पिस्टन अभी भी हमारा कंप्रेस हो रहा है, इसलिए यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। पर इस केस में क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़कर वापस T1 पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको हम तब तक कंप्रेस करते हैं जब तक कि वापस ओरिजिनल स्टेट A नहीं आ जाती। द सिलेंडर इज removed from the sink and is again placed it on the insulating stand and compress it until it again reaches to point A and the temperature of the gas raises from T2 to T1। अब सिलेंडर को सिंक से हटा दिया जाता है एवं इसे पूर्णतः कुचालक स्टैंड पर पुनः रखा जाता है एवं गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिससे कि यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था A तक पहुंच जाती है। इस दौरान गैस का ताप बढ़कर T2 से पुनः T1 हो जाता है। अब D से A की बात कर रहे हैं। यह कंप्रेशन हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, रुद्धोष्म संपीड़न है। तो ये वापस D से A पर आ जाती है और यहां पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर बढ़कर वापस T2 से T1 हो जाता है। सो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन DA। DA संपीड़न के दौरान किया गया कार्य। सो W4 इक्वल टू इंटीग्रेशन V4 to V1 P dV। B से C में हमारा वर्क था R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, क्योंकि यहां से यहां जा रहे थे, ये T2 था, ये T1 था। अब यहां से यहां जा रहे हैं, ये T1 है, ये T2 है, तो W4 हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, या फिर इसको हम लिख देते हैं माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। अब इन सारे वर्क को हम जोड़ते हैं, इन सभी कार्यों को हम जोड़ते हैं और एरिया निकालोगे तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ DA HGD। तो एरिया ऑफ DA HGD, सो टोटल वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल। एक पूर्ण चक्र में किया गया कुल कार्य। सो नेट वर्क डन बाय द इंजन इन वन कंप्लीट साइकिल। एक पूर्ण चक्र में इंजन द्वारा किया गया परिणामी कार्य W1 हमने ये निकाला था, W2 हमारा ये था, W3 ये था, W4 ये था। सो W होगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहां पर हम हीट ले रहे हैं, यहां पर हीट हमारी जीरो है, यहां पर हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं और यहां पर हीट जीरो है। सो Q1 माइनस Q2 एंड W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस
W3 प्लस W4। अब इन ड्यूरेशन में हमारा एक्सपांशन है और ये हमारा कंप्रेशन है, तो एक्सपांशन एक्सपांशन प्लस एंड कंप्रेशन कंप्रेशन हमारे माइनस होंगे। सो एरिया ऑफ ए बी एफ एच ए प्लस एरिया ऑफ बी सी ई एफ बी, ये आ गया, माइनस एरिया ऑफ सी डी जी ई सी प्लस एरिया ऑफ डी ए एच जी डी। सो माइनस एरिया ऑफ सी डी जी ई सी जो ये है प्लस एरिया ऑफ डी ए एच जी डी जो हमारा ये है। अब ये हमारा साइकिल था। सो ए बी एफ एच ए ये प्लस बी सी ई एफ बी। सो ए बी एफ एच ए एंड बी सी ई एफ बी जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी ई एच ए। सो एरिया ऑफ ए बी सी ई एच ए तो ये हो गया, और ये अगर लोगे सो एरिया ऑफ सी डी जी ई सी प्लस एरिया ऑफ डी ए एच जी डी, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सी डी ए एच ई सी। सो एरिया ऑफ सी डी ए एच ई सी ए एच ई सी। इसका मतलब ये जो एरिया है इसमें से हमको ये वाला घटाना है, तो इसमें से अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमको ये बीच वाला एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। तो कुल किया गया कार्य पीवी वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सो एरिया अंडर द पीवी इंडिकेटर डायग्राम, पीवी सूचक आरेख द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल हमारा कार्य के बराबर होगा। अब W हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, W1 ये है, W2 ये था, W3 ये है एंड W4 ये है। तो अगर इन चारों को हम ऐड करें तो R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 माइनस R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो W क्या बचेगा W1 प्लस W2 जो कि R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V3 माइनस V4 होगा। सो R T1 log V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log V3 अपॉन V4। अब ये हमारा कर्व था। अब इस कर्व की बात करें, सिंस पॉइंट ए एंड डी लाई ऑन द सेम एडियाबेटिक डी ए, चूंकि बिंदु ए एवं डी एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है और एडियाबेटिक कर्व कौन सा है डी ए, और एडियाबेटिक गैस इक्वेशन होती है टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू के, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में। तो इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V4, तो ये क्या जाएगा T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V4 रेज टू गामा माइनस 1, और यहां से T2 अपॉन T1 आएगा V1 अपॉन V4 होल पावर गामा माइनस 1। इसी टाइप से अगर इस एडियाबेटिक कर्व की बात करें B एंड C, ये हमारे सेम एडियाबेटिक पर होंगे, इसका टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V2, इसका टेम्परेचर T2 वॉल्यूम V3। सिमिलरली फॉर कर्व BC, तो ये इक्वेशन अगर यहां पर अप्लाई करें TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू K, तो ये क्या आएगा T1 V2 रेज टू गामा माइनस 1
इक्वल टू T2 V3 raised to gamma minus 1. So T1 V2 raised to gamma minus 1 equal to T2 V3 raised to gamma minus 1. And यहां से T2 upon T1 आएगा V2 upon V3 होल पावर गामा माइनस 1. अब इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की बात करें तो दोनों T2 अपॉन T1 की वैल्यू दे रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन V4 होल पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V2 अपॉन V3 होल पावर गामा माइनस 1. अब दोनों साइड से गामा माइनस 1 पावर हम हटा देते हैं तो ये बचेगा V1 अपॉन V4 इक्वल टू V2 अपॉन V3. नाउ W अभी हमने ये निकाला था. इक्वेशन हमको V1 अपॉन V4 इक्वल टू V2 अपॉन V3 मिली थी और यहां पर हमको V3 अपॉन V4 की जरूरत है. सो V3 अपॉन V4 यहां से क्या आ जाएगा V2 अपॉन V1. तो इसकी जगह V2 अपॉन V1 रख दो. सो RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V2 अपॉन V1. R log V2 अपॉन V1 कॉमन आ जाएगा तो W इक्वल टू R इंटू T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1. सो दिस विल बी द वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल. तो एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य हमारा ये होगा. सो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इक्वल टू R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 हमको मिल गया है. नाउ एफिशिएंसी या दक्षता. सो ईटा था हमारा W अपॉन Q1. W हमारा ये है एंड Q1 हमारा W1 के इक्वल था जो कि R T1 log V2 अपॉन V1 था. एंड W Q1 माइनस Q2 भी है. सो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और इसको सॉल्व करें तो ईटा आपको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मिलता है. और अगर W की जगह मैं ये रखूं एंड Q1 की जगह R T1 log V2 अपॉन V1 रखूं तो ईटा हो जाएगा R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1 होल अपॉन R T1 log V2 अपॉन V1. सो log V2 अपॉन V1 कैंसिल कर दो, R भी कैंसिल कर दो तो ये बचेगा T1 माइनस T2 अपॉन T1. और T1 माइनस T2 अपॉन T1 को अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1. तो हीट की टर्म्स में एफिशिएंसी हमारी ये होगी एंड टेम्परेचर के टर्म्स में एफिशिएंसी हमारी ये होगी. तो ऊष्मा के रूप में दक्षता का मान ये होगा जबकि ताप के पदों में दक्षता हमारी इस सूत्र से हम देंगे. सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. यहां पर हमने हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होंगे, डिफरेंट प्रोसेस में वर्क की वैल्यू क्या होगी एंड कार्नोट इंजन के बारे में स्टडी की है. सो गुड बाय.